Hello, welcome everyone. Welcome to my channel. Uh, Today we're going to talk about Israel-Iran war. सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया इस टाइम। मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि आपको मैं ये सब चीज़ें कैसे बताऊं। ये मैं सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए आता नहीं हूँ और मैं जो भी चीज़ें जैसे है वैसे प्रेजेंट करके आपको एक एनालिसिस काइंड ऑफ एनालिसिस जो है वो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें कोई मैं ऐसी कोई चीज़ें नहीं लेके आऊँगा जो अनवेरिफाइड है या फिर कोई सेंसेशनलाइज करना की हुई खबर है और व्यूज़ बढ़ाने के लिए एंड ऑल दैट। मैं उसके लिए नहीं आया और मैं वो करूँगा भी नहीं। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू इश्यू दैट इज़ कमिंग अप, ईरान-इज़राइल वॉर। ऑफ कोर्स अलायंस ऑफ इज़राइल एंड यूएस वर्सेस ईरान। तो दोस्तों मिडल ईस्ट में हो क्या रहा है? मिडल ईस्ट में ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक रीसेट है, एक पावर स्ट्रगल है और ये गेम है जिसमें मेन एक्टर्स जो हैं इज़राइल, ईरान और यूएस वो तो इन्वॉल्व है ही, पर साथ साथ मिडल ईस्टर्न लाइक कंट्रीज जो हैं दूसरे सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब भी इन्वॉल्व है। और अभी तो मतलब टर्की और अजरबैजान सब इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि इस तरह अटैक्स हो रहे हैं उन सब पे। तो ये जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई जो चाल जो है वो सब चल रहा है। ठीक है। और सच बताऊं, मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि रियल में जो न्यूज़ जो आप देखते हो ना टीवी पे, उस पर आपको आधा सच भी नहीं बताए, वो लोग नहीं बताते आपको। वो सिर्फ सेंसेशनलाइज करते हैं चीज़ों को इस तरह तोड़ मरोड़ के और इस तरह पेश करते हैं कि बस लोग इसको पकड़े रहे। वो उनको मूवी बनाते हैं उसकी। वो रियलिटी की जो खबरें हैं, जो न्यूज़ है, जो रियलिटी जो हो रही है उसको वो नहीं बताते उस तरह जिस तरह बताना चाहिए। तो मैं आज ट्राई करूँगा आपको चीज़ें बताने की कि जो एक्चुअली में हो सकता है और हो रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियल स्टोरी। ये स्टोरी शुरू होती है ईरान के सपने के साथ। ये सपना है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना। अ, ईरान का एक लॉन्ग टर्म ड्रीम तो है ही, पहले से सबको पता है, वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड इस्लामिक लीडर बनना। और अ, उसको अगर ये करना है तो सुन्नी स्टेट्स क्या कर रहे हैं? बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सब क्या कर रहे हैं? इनके पास सब कुछ है। इनके पास पैसा है, ऑयल है, पावर है, सब कुछ है, मिलिट्री भी है एक्चुअली में देखा जाए तो। पर पॉलिटिकल विल नहीं है। और इस पॉलिटिकल विल, दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, आई वुड से कि बिकॉज ऑफ दैट वो लोग इसराइल को और अमेरिका को उस तरह चैलेंज नहीं कर सकते पॉलिटिकल विल की वजह से। अरब वर्ल्ड कैपिटुलेट हो चुका है। अरब वर्ल्ड जो है वो प्रणाम करता है, वो साष्टांग दंडवत करता है इसराइल और अमेरिका को। अब उन उन उनमें उनके बस का नहीं है कि इनसे लड़ सके। उन्होंने पहले करके देख लिए और उनको समझ आ गई। तो पर उनके जो कंट्री में जो लोग हैं वो तो आपको पता ही है कैसे हैं, मतलब दे आर ऑल एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट, ट्राइबल ओरिजिन के लोग हैं, राइट? और उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी भी आ जाती है। तो इट्स ऑल वेरी वायलेंट, क्रेजी कॉकटेल। ठीक है। और उसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं उनके नज़रों में ये जो फैमिली बेस्ड मोनार्कीज हैं मिडल ईस्ट की, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको इज्जत नहीं करते उतना, बिकॉज वो लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। और वो जब ईरान को देखते हैं तो उनको एक नेचुरल सा एक लीडर दिखता है उसमें कि अरे ये नेशन है, ये एक स्टेट है जो जो कर रहा है, जो हमें चाहिए, जो हमें करना चाहिए, राइट? और ये वही वही चीज़ को ये यूज़ कर रहा है। ये बेसिकली यू नो इस्लामिक इस्लामिक वर्ल्ड में जो वैक्यूम है ना लीडरशिप का, उसको फिल अप करने का कोशिश कर रहा है ईरान। और स्ट्रेटजी सिंपल है। 1971 1979 के बाद ईरान ने अपना पूरा पॉलिसी जो है एक एक चीज़ के अराउंड उन्होंने रिवॉल्व कर रहा है। वो बेसिकली वो क्या है? वो है इसराइल को चैलेंज करो, यूएस को चैलेंज करो, जहां भी हो सके उनको चैलेंज करो, पॉसिबल है तो उन पे अटैक्स करो, और इस्लामिक वर्ल्ड का नेचुरल लीडर बन जाओ।
Simple strategy. Target these two guys, little devil and the small devil. That's what they say. Little devil and the big devil. Big Satan and the small Satan, ऐसा कुछ है. तो स्मॉल है वो इजराइल है और बिग है वो यूएस है. तो उसको टारगेट करो, बस वही काम है उसका. वॉर की शुरुआत जो हुई है, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक अंडर एस्टिमेशन का भयानक रिजल्ट है इसराइल और अमेरिका की तरफ से. प्राइमरीली आई थिंक अमेरिका की तरफ से ये अंडर एस्टिमेशन ऑफ ईरानियन पावर, उसका एक भयानक रिजल्ट है. इसराइल ने स्ट्राइक्स किए, अमेरिका ने सपोर्ट दिया, फिर अमेरिका ने भी स्ट्राइक्स किया. प्लान सिंपल था, जल्दी से जल्दी रेजिम को वीकन करो, रेजिम को प्रेशर मिलाओ और वॉर को शॉर्ट रखो और पलटाओ रेजिम को, चेंज करो रेजिम को. वीकन करो, प्रेशर मिलाओ और वॉर शॉर्ट रखो वॉर और पलटाओ रेजिम. बस ये एक सिंपल सा उनका वो था प्लान. पर ईरान का जो रिस्पांस जो दिया ईरान ने, वो उन्होंने कभी एस्टिमेट नहीं किया था. उसने पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट है ना, उसको बना दिया बैटलफील्ड. धड़ाधड़ दे दनादन हर जगह वो लोग मार रहे हैं मिसाइलें और ड्रोन्स. उन लोगों ने पर्शियन गल्फ को पूरा तबाह कर दिया, कितने सारे शिप्स डुबा दिए, और जो भी छोटा मोटा कंट्री जो भी आता है सबको ले रहे हैं ये लोग. किसी को नहीं छोड़ रहे. इनफैक्ट इंडिया तक को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग. इंडिया का अभी उन लोगों ने शिप भी, आपको पता होगा कि एक शिप आया था, आई थिंक 3 शिप्स थे. वो शिप्स जो हैं वो ईरान ने कैप्चर किया और फिर हमने उसको छुड़ाया. ये भी एक स्टोरी है, बाद में जाएंगे उसमें. तो ये पूरे बैटलफील्ड बना दिया उसने पूरे रीजन को. ये शॉकिंग स्ट्रेटेजी या शॉक स्ट्रेटेजी है उससे, कि रीजन को जलाने का प्लान, राइट. तो बेसिकली ये जो बोल्ड सी स्ट्रेटेजी उनकी है, उसमें क्या है, जो भी इसराइल को सपोर्ट करेगा, चाहे ओवरटली या कोवर्टली, वो हमारा दुश्मन है, वो टारगेट होगा. इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है. सो मतलब कि जो भी अरब कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, कुर्दिश, जो कुर्द फोर्सेस हैं, फिर इसराइल खुद, सब टारगेट होंगे. एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का भी नंबर आएगा, अगर ऑलरेडी नहीं आ चुका. मुझे लगता है कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है, वेरीफाइड रिपोर्ट्स नहीं है, पर मुझे लगता है वो भी एक आएगा खबर. सो बेसिकली ये जो एस्केलेशन है ना, उसमें मैसेज तो क्लियर है, रीजन को जलने दो और इसराइल को आइसोलेट करो. और ऑनेस्टली इसराइल ने इंटेंसिटी बढ़ा दी है. अब ये मल्टी फ्रंट वॉर हो चुका है. एक फ्रंट पे जैसे कि स्टार्ट उन्होंने किया पर्शियन गल्फ में, तो वहाँ सिर्फ ये पर्शियन गल्फ का नहीं है, अभी ये नॉर्थन ईरान, वेस्टर्न ईरान, हर जगह ये लोग मिसाइलें मार रहे हैं. और अगर पाकिस्तान तक गए वो लोग, तो फिर ईस्टर्न भी हो गया. तो चारों बाजू में, ऑल 3 डायरेक्शंस वो लोग वॉर कर रहे हैं, 4 डायरेक्शंस. सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बूट्स ऑन ग्राउंड. अगर यूएसए और इसराइल ये वॉर जीतना चाहते हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड फोर्सेस को तो आना ही पड़ेगा. ठीक है, एयर स्ट्राइक्स काम नहीं करेगी. एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो एक लेवल तक आपको काम कर सकती है, एक लेवल तक. अगर आप एज अ नेशन, आपकी जो रेजिम है वो एक लेवल तक की वीक है, तो आप एयर स्ट्राइक्स करके उसको पलटा सकते हो. पर अगर एक ऑलरेडी वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी स्ट्रांग लीडरशिप खड़ी हुई है वहाँ, और उसने बहुत सारी चीज़ें पिछले 50 साल से वो वही कर रहे हैं, 40 साल से वो वही कर रहे हैं, राइट. उन्होंने यही दिन के लिए इन्होंने अपने आईआरजीसी और पता नहीं कौन से फोर्सेस वोर्सेस सब तैयार किए हैं, मिसाइल फोर्सेस हैं, ये वो सब उन्होंने इसीलिए तैयार किए हैं. ठीक है. तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एयर स्ट्राइक से तो मुझे नहीं लगता ये कुछ होगा. पर और ये जो ग्राउंड फोर्सेस की जब जरूरत पड़ेगी, तो कौन करेगा, ये कहाँ से ग्राउंड फोर्स आएंगे. और ये पेंटागन और आईडीएफ दोनों जानते हैं ये सब चीजें, कि भाई हमारे पास ये फोर्स नहीं है. लाइक अमेरिका के पास ये पॉलिटिकल विल नहीं है, ये पॉलिटिकल एपिटाइट नहीं है फोर्स भेजने का. और ईरान जो है, सॉरी इसराइल जो है, उसके पास नंबर्स नहीं है, राइट. तो आएगा कहाँ से,
आएगा दो कंट्रीज से। मार्क माय वर्ड्स, मुझे लगता है ये दो कंट्रीज, दीज टू कंट्रीज विल बी प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर, ये कॉन्फ्लिक्ट में एटलीस्ट। एक है इजिप्ट और एक है पाकिस्तान। ये लोग इजिप्ट और पाकिस्तान को पॉलिटिकल एड देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, डॉलर्स देंगे, और जो भी टाइप ऑफ एड हेल्प उनको चाहिए वो देंगे, उनको पुश करने के लिए इस बैटलफील्ड में। और ये होगा, ये कंट्रोवर्शियल पॉसिबिलिटी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में क्या है कि पैसा और प्रेशर दोनों काम करते हैं, ठीक है। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि अम, ये अगर अगर इसराइल और अमेरिका अपने पे आ जाए ना, तो ये दोनों को वो दूसरे दिन ही खड़े कर सकते हैं फ्रंट पे। इन सब चीजों में सॉरी, इन सब चीजों में एक साइलेंट किंग मेकर है, वो साइलेंट किंग मेकर है इंडिया, राइट। अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, इंडिया पे। इंडिया ओपनली कुछ नहीं बोलेगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कोवर्टली, कोवर्टली तो डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? वाई? बेसिकली इसराइल ईरान का डिफेंस पार्टनरशिप कितना डीप है, ऑलरेडी बहुत ही डेवलप्ड और डीप है, राइट। टेक ट्रांसफर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, सब चल रहा है। इंडिया और मिडिल ईस्ट में, इंडिया को मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी भी चाहिए। आईमैक कॉरिडोर भाई, राइट, इंडिया और यूरोप का फ्यूचर है ये। आईमैक कॉरिडोर के लिए सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी कैसे आएगी जब हर कंट्री, सब कंट्रीज जो हैं वो सेफ होंगे, सब कंट्रीज पीस में होंगे, तब सेफ्टी आएगी। पर एक कंट्री जैसे ईरान है, वो बोल रहा है कि हम तो डुबो देंगे, हम तो मार देंगे, इसराइल का हक ही नहीं है रहने का, तो फिर कैसे पीस आएगा? वो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में वो ट्रेड राउट्स, ट्रेड कॉरिडोर्स काम नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट सम पॉइंट, एट सम लेवल, इंडिया को भी ये पता है कि अच्छा ही हो रहा है, होने दो, ठीक है, थोड़ा दर्द होगा पर हो रहा है तो होने दो, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। यूएसए को भी इंडिया की ज़रूरत है, राइट। ऑयल की प्राइसेस स्टेबलाइज रखनी है, रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए वो लोग एग्री कर चुके हैं। हालांकि यू नो बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं अभी, कि हम 10 महीने के लिए, 10 दिन के लिए ये वो कर रहे हैं, आगे नहीं जाएगा, ये नहीं कर सकेंगे, ये फालतू की बातें कर रहे हैं। ये लोगों ने हाथ जोड़ के ना माफ़ी मांग ली है और बोला कि मोदी जी जो करना है करो, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये लोगों ने इसराइल, सॉरी, रशिया का ऑयल इंपोर्ट्स के लिए भी ओके कर दिया इंडिया को, स्टेबलाइज करने के लिए प्राइसेस, मेक श्योर करने के लिए कि प्राइसेस इतनी ना हो जाए कि पागल ही हो जाए सब लोग। तो ये चीज़ है, राइट। और रीजन में एक डेमोक्रेटिक काउंटरवेट भी तो होगा, राइट। अगर इसराइल जीतेगा और अगर ईरान में, लेट्स से कि एक लंबी पॉसिबिलिटी है, अगर ईरान में कोई सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आती है, तो एक डेमोक्रेटिक काउंटरवेट हुआ ना, राइट। और इसराइल को तो सपोर्ट हुई, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली इंडिया को एक बहुत ही अ, अच्छे लेवल पे और अच्छे प्लेस पर लेके वहाँ खड़ा करेगी इन फ्यूचर। इसलिए मतलब दूसरा क्या है कि जो वेपन्स हैं, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, सबका सपोर्ट मुझे लगता है दे सकता है भारत, और दे रहा होगा, क्या पता यार, मुझे तो लगता है कि दे ही रहा होगा। इसराइल अभी, अगर इसराइल को ज़रूरत पड़ी तो इंडिया ना थोड़ी बोलेगा, राइट। और ट्रूप्स, ट्रूप्स की अगर बात करें तो वो हाईली अनलाइकली है, मुझे नहीं लगता ट्रूप्स वूप्स होगा, ट्रूप्स के लिए भारत ना बोलेगा। दूसरा सब चीज़ें पर्दे के पीछे, बिहाइंड द द वेल काम करना, वो करेंगे, पर ट्रूप्स मुझे नहीं लगता भेजेंगे। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सी सिचुएशन हुई, तो पॉसिबिलिटी है छोटा कोई डिप्लॉयमेंट करने का। अगेन ये एक मेरा एनालिसिस है, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि भारत जाएगा, ट्रूप्स भेजेगा, ये करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो ये करेगा। अ, हम जा सकते हैं अंदर, राइट। सॉरी। और दूसरा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ग्रैंड रीसेट है अपना, मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या है यार? अगर ये वॉर सक्सेसफुल होता है ना, तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा चेंज हो सकता है। ईरान की रेजिम साफ हो सकती है, वो खत्म हो सकती है, और करंट लीडरशिप भी कोलैप्स हो सकती है, और हो रही है इनफैक्ट। और तो वेस्ट एक फ्रेंडली रेजिम को तो पुश करेगा ही करेगा,
ऑब्वियस सी बात है। रेजा रेजा शाह पहलवी जो अपन ने बात करी पहले, द अर्स्टवाइल रिजीम और किंग ऑफ ईरान, उसके जो उसका जो सन है, राइट, वो टेक ओवर कर सकता है, और उसके लिए बहुत बातें चल रही हैं। पर ये स्पेक्यूलेशन ही है अभी तक। तो अभी तक ऐसा कोई किसी ने अनाउंस नहीं किया कि रेजा पहलवी का जो फैमिली है वो वापस आएगा और वही रेजीम को टेक ओवर करेगा। ऐसा कुछ है नहीं, पर बातें बहुत हो रही है, हर जगह पे हो रही है। इसराइल बन जाएगा एक अनडिस्प्यूटेड लीडर आफ्टर दिस, अगर ये वॉर सक्सेसफुली एंड हुआ, जहां लोग चाहते हैं, खास करके इसराइल और ईरान जो चाहते हैं वो हुआ, तो इसराइल एक अनडिस्प्यूटेड रीजनल पावर तो बन ही जाएगा। अरब स्टेट्स तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो चुके हैं, उनको उनके साथ तो उसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अभी, और ईरान भी अब मेजर एनिमी नहीं रहेगा उसके बाद। तो फिर इसराइल का तो कोई एनिमी रहेगा ही नहीं इस पूरे रीजन में, तो वो तो फिर उन्होंने अपना सेट कर लिया ना काम। आयरनिकली ये एनालिसिस के हिसाब से एक शॉकिंग चीज है। ये शॉकिंग चीज ये है कि अमेरिका, यूएसए विल बी द बिगेस्ट लूजर, क्योंकि वॉर के बाद उनका लॉन्ग टर्म प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगा। किसी को जरूरत ही नहीं होगी उनकी। उनका फोकस फिर इंडो यूएस सॉरी इंडो इंडो पैसिफिक और चाइना की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। यहाँ उनका कोई काम नहीं होगा। सो दे वुड नॉट, और जब फोकस वहाँ इतने बड़े देश के अगेंस्ट है, आपका चाइना के अगेंस्ट, तो यहाँ आपका डिप्लॉयमेंट इतना लाइक इट डजंट मेक सेंस, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इजेक्ट करेगा। तो फिर इजेक्ट करेगा तो उसका जो वैक्यूम है तो फिलअप करेंगे कौन? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसराइल और इंडिया ये फिलअप करेगा यहाँ के लीडरशिप का वैक्यूम मिडिल ईस्ट का, और मिडिल ईस्ट को एक पीसफुल और प्रॉस्परस जो एरिया है वो बनाने की कोशिश करेंगे। और हार्श रियलिटीज दोस्तों, हार्श रियलिटी ये है कि वॉर इज नॉट गोइंग टू एंड एनी टाइम सून। वो नहीं खत्म हो रहा। लोग कहेंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बोल रहा होगा कि अरे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ये वो हो जाएगा फलाना। मुझे नहीं लगता कि ये वॉर खत्म होगा। न्यूज में भी आ रहा है कि जल्दी खत्म होगा, ये खत्म ही होना पड़ेगा, या इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगा, सब बंटाधार हो चुका है। ये सब बातें हैं, ये सब बातें। ग्रैंड जब बड़ा रीसेट होना होता है ना, तो ये कि छोटे मोटे 5 दिन की स्ट्राइक से नहीं होता। तुम्हें एक बड़ा रीसेट करना है ना, तो एक बड़ा युद्ध चाहिए। वर्ल्ड वॉर टू देखा था। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी वर्ल्ड वॉर टू थ्री शुरू हो चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि हो रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो हो भी गया है। मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं लगता कि ये अभी है। ये एक लेवल के बाद ये होगा। पर बड़ा वॉर तो होगा ही होगा। ये कोई छोटा वॉर नहीं होने वाला। 6-8 मुझे लगता है 3 से 8 महीने तक का ये पूरा काम चल सकता है इतना। डोंट बी सरप्राइज एंड डोंट बी गोइंग क्रेजी, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। ये होगा, और ये विधि का विधान है भाई, ऐसा ही होता है दुनिया में। तो हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि फाइट करने के लिए ईरान भी रेडी है। क्यों खींचेगा ये 3 से 8 महीने, क्यों खींचेगा? बिकॉज सब अड़े हुए हैं। ईरान भी अड़ा हुआ है, वो फाइट करने के लिए रेडी है। इसराइल बोलेगा झुकेगा नहीं साला, हम भी मारेगा। यूएसए, उसका तो नाक का सवाल आ गया है, वो प्रेस्टीज इश्यू है उसका। उसका तो नाक कट ही जाएगा अगर यहाँ से भी वो ऐसा हुआ तो। ये नहीं होने देगा कि वो यहाँ से हारा हुआ मुंह लेके जाए डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। हिजबुल्ला, हुतीज, हमास सब एक्टिव है, राइट। और रीजन ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल है। तो और सबसे बड़ा जो जो फैक्टर है ना इसमें, जो लंबा खींचेगा, वो है लीडरशिप वैक्यूम इन ईरान। ईरान में लीडरशिप खत्म है। कोई एक एक पर्टिकुलर लीडर नहीं है खमेनाई के जाने के बाद। तो और ये वो जिस तरह चला रहे हैं, दिस इज बिकमिंग लाइक मोर ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉर। कि हर एक जो कमांडर हैं, अलग अलग कोर कमांडर, प्लेटून कमांडर, वो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उनको पहले से बता दिया गया था कि भाई ऐसा होगा तो फिर हमें इस तरह काम करना है। तो वो लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये कोई एक एक लीडरशिप नहीं है। सो चलता जाएगा, कौन बात करेगा, किससे बात करेगा ऐसे टाइम पे, यू नो किसी से बात करेंगे ना, कोई एक होना चाहिए, तो वो तो होगा नहीं। तो फिर वो चलता जाएगा। So that is where we are right now. War is going on. It will go on. ये 3 से 8 महीने चल सकता है वॉर। मैं ये नहीं कह रहा फॉर श्योर, पर पॉसिबिलिटीज बहुत लग रही है।
और बाय द एंड ऑफ दिस वॉर मुझे लगता है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। मे बी इट इज़ गुड फॉर इंडिया, लेट्स होप। मेरे फाइनल थॉट्स, आखिरी मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो वॉर है ना, वो सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स का वॉर नहीं है। ये एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, और ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट काफी टाइम से चल रहा है। पर ये एक बहुत, कहते हैं ना, मील का पत्थर, एक एक यू नो अ पोल फ्रॉम हियर, कि भाई लोग दुनिया में जब पहले बात करेंगे फ्यूचर में, आज से 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, तो बोलेंगे कि भाई दिस वाज द वॉर। ईरान इसराइल का जो वॉर था, उसके बाद मिडिल ईस्ट चेंज हुआ, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद चीजें ड्रास्टिकली चेंज हुई। तो ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, और ये कॉन्फ्लिक्ट में दिस पर्टिकुलर वॉर इज लाइक अ मील का पत्थर। ठीक है। और इस पावर रीसेट में ये सिर्फ एक ट्रेलर है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है, और गेम ऑन है भाई। और मेरे हिसाब से विनर्स और लूजर्स इस गेम में दोनों होंगे। दोनों, कोई विनर होगा, कोई लूजर होगा। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से सबसे बड़े विनर इस सब पूरे एपिसोड में इजराइल और इंडिया होगा, और लूजर होगा सबसे बड़ा, वो यूएसए होगा। हालांकि यूएस बहुत सारा काम करके जाएगा हमारे लिए, ये अच्छा होगा उसके लिए। मतलब फॉलिंग पावर है यार, राइट। और अगर वो फॉलिंग पावर और डूबता हुआ जो पावर है, वो अगर कुछ अच्छा करके जा रहा है फ्यूचर में, तो उसको अच्छा ही कहना चाहिए। पर इसराइल और ईरान, तो ईरान की अगर रेजिम को हटाना है, तो वो तो अच्छा ही काम है ना। वो कोई वो कोई दूध का धुला होता है ना, वो तो एक नंबर का राक्षस है, वो इंसान था। ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर वाइल्ड कार्ड जो है ना, यहाँ ईरान का फ्यूचर है, यही मैं बोल रहा था, वाइल्ड कार्ड इज ईरान फ्यूचर। और कौन बनेगा मिडिल ईस्ट का नेक्स्ट सुपर पावर, वी डोंट नो। आप कमेंट करके बताइए। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और प्लीज कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतजार रहेगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड वन। बाय बाय।